हटा रहा भारत, क्या संविधान देगा इजाजत? तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? कांग्रेस को चाहिए था कि सारे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने का, चाहे फिजिकल हो चाहे शाब्दिक हो। गौरव बढ़ाने का ये कार्य है। ये संविधान विरोधी चेहरा है कांग्रेस का। बयान पर अड़े उदयनिधि, इंडिया की परेशानी बढ़ी। बाबा को चुनौती कबूल, बागेश्वर बरेली जाएंगे जरूर। हम बरेली आएंगे, बरेली, और तुम्हारी ठटरी बारेंगे वहीं से। 2023 की विशेष यात्रा 24 में फायदा मिलेगा। तो देश और दुनिया की 40 बड़ी खबरें आपने फटाफट अंदाज में देखी और अब वक्त हो गया है 4 बड़ी खबरों की डिटेल पड़ताल करने का। और देखिए, आज हम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी महाभारत की, जहां प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर देश भर में कैसे गजब का सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है, बात इसकी होगी। दूसरी खबर में हम जानेंगे कि क्या उदयनिधि अपने बयान पर अड़ गए हैं और अड़े रहेंगे आगे तो इंडिया वालों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। तीसरी खबर में जानेंगे कि कौन है जो बाबा को उत्तर प्रदेश के बरेली आने से रोक देगा। बदले में बाबा ने उस चैलेंजर को क्या जवाब दिया है, यह भी आगे आपको बताएंगे। और आज की चौथी खबर भी राजनीति से जुड़ी होगी, जहां बात बीजेपी की यात्राओं की होगी। हम पूछेंगे कि क्या 23 की यात्राएं 24 में फायदा पहुंचाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको हम बताएंगे। और देखिए, हर खबर के लिए हमारे पास चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स की तैनाती है। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे कि देश का नाम बदलने की जो शिगुफा ये छोड़ा गया है, क्या संविधान इसकी इजाजत देगा। जैनेंद्र कुमार को आप देख रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उदयनिधि स्टालिन आने वाले वक्त में इंडिया वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। मनीष शर्मा हमें बताएंगे कि बाबा ने राजस्थान से कैसे बरेली वाली धमकी का खुल्लम खुल्ला जवाब दे दिया है। और आज की चौथी खबर में बीजेपी की 2023 की विधानसभा की तैयारियों पर ब्रजेश राजपूत ग्राउंड रिपोर्ट हमें देंगे कि मध्य प्रदेश से राजस्थान तक निकलने वाली यात्राएं 2024 के लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर, क्योंकि जिसको लेकर विवाद है, इंडिया वर्सेस भारत, और इसे लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। देश में ये नया राजनीतिक संग्राम, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। G20 निमंत्रण पर इंडिया की जगह भारत लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। भारत के नाम से मेहमानों को न्योता दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश के संघीय ढांचे पर हमला है। ये राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर होना है और उसी को लेकर ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसी को लेकर कांग्रेस ने यहां सवाल खड़े कर दिए हैं। और जयराम रमेश ये कहते हुए कि भारत के देश के संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है। इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? आज़ादी के बाद कांग्रेस को चाहिए था कि सारे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने का, चाहे फिजिकल हो चाहे शाब्दिक हो। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? ये भारत की महिमा, भारत की प्रचंडता जो पूरे दुनिया में ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसको गौरव बढ़ाने का ये कार्य है। इससे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत माता की जय पर आपको इतराज है? कभी वंदे मातरम पर आपको इतराज है? ये संविधान विरोधी चेहरा है कांग्रेस का। तो इंडिया नहीं भारत, और इसको लेकर किस तरीके से देखिए अब राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। कुछ और रिएक्शंस आपको जल्दी से सुना देते हैं कि आखिर इस पर क्या कहना है। इंडिया नहीं बदला जाएगा, भारत नहीं बदला जाएगा। जो इसको बदलने की कोशिश करेगा उसको जनता 2024 में बदल देगी। मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम। बाबा साहब से जो इनके मन में नफरत है, उसके कारण ये संविधान की पहली धारा ही
जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी, उसको ही बदलना चाहते हैं। भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है। जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। गुलामी के प्रतीक के साथ सबसे ज्यादा तो हमारा प्रधानमंत्री खड़ा दिख रहा है। स्किल इंडिया किसने दिया, डिजिटल इंडिया किसने दिया? सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है, देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। कोई कह रहा है कि डर गए हैं, कोई कह रहा है कि ये एक तरीके का मजाक है। अब जयराम रमेश जो सीधे सीधे सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या, उनका आरोप क्या है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए इन्विटेशन भेजा है। वही इन्विटेशन, उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम रमेश इसी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं, इंडिया जिसे भारत कहते हैं, आगे लिख रहे हैं कि वो राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। वो संघीय ढांचे पर हमले से इसको जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरीके से वहां भारत लिखा गया है, इस पर ऐतराज जताया जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से, और इसी को लेकर राजनीति देखिए खूब हो रही है। लेकिन इसी बीच अब सवाल यह भी हो रहा है, नीरज पांडे से इस पर हम बात करते हैं। नीरज, इस कंट्रोवर्सी और इस विवाद के बाद अब यह सवाल कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्या सरकार ऐसे करने जा रही है, और संविधान में क्या इसकी इजाजत है? देखिए, संविधान में तो स्पष्ट लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि सरकार इसके लिए कोई बिल लेकर आने वाली है या कोई अलग से कानून बनाने वाली। अगर ये करना भी होगा तो सिंपल सा एक संविधान संशोधन के लिए कैबिनेट का अप्रूवल ही काफ़ी है, और कैबिनेट नोट के जरिए राष्ट्रपति उस पर अप्रूव कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इस विषय पर जो कमिंग सेशन है उस पर कोई चर्चा होने वाली। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। कहीं ना कहीं आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सर्वाधिक लोक लीडर नरेंद्र मोदी हों, चाहे JP नड्डा हों, और खुद मोहन भागवत इस विषय की वकालत कर चुके कि भारत को भारत ही कहना चाहिए, ना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया शब्द ऐसा है वो अंग्रेजों से लिया गया है। दूसरी बड़ी बात ये है, यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसका इंग्लिश नाम इंडिया है और हिंदी नाम भारत है। यानी कि हम भारत कहते हैं, लेकिन जब विदेशों में कहीं जाते हैं तो वो इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो एक बात ये है कि विश्व में इकलौता देश है जिसके 2 नाम हैं, इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और। बाकी किसी का नाम, इंग्लिश में ही अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, हिंदी में भी आप अमेरिका ही कहते हैं, ब्रिटेन को इंग्लिश में ब्रिटेन कहते हैं और हिंदी में भी ब्रिटेन कहते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को आपका पड़ोसी मुल्क है, चाइना है, श्रीलंका है, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जिसके 2 नाम हों, कि जिसका इंग्लिश नाम कुछ और हो, हिंदी नाम कुछ और। तो इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है, और इसीलिए आप देखें तो पिछले, आज ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। चलिए, ये पहली बार हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर इन्विटेशन गया है, और संविधान के पैरा 1 में भी ये बात लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो नाम होगा वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। लेकिन आज जब इन्विटेशन सामने आया तो निश्चित रूप में विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक था। लेकिन इसमें भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी तरफ से इन्विटेशन गया है वो खुद इस देश के की गवर्नमेंट के कस्टोडियन है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर वो अपने आप को भारत का राष्ट्रपति कहते हैं तो इसमें कौन आपत्ति कर सकता है, या इस पर कौन जो है लिख सकता है? क्योंकि अगर आप देखें तो हिमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो बहुत दिनों से अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रखा है कि मैं भारत का निवासी हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, कंट्री के नाम पे भारत उन्होंने लिख रहा है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने अपने कंट्री का नाम भारत लिख रखा है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो इंडिया बोलते ही नहीं, भारत बोलते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी पर आपत्ति है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि डर गई है सरकार, इसीलिए इस तरह के बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन की, जो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कैसे वो मुश्किलें बढ़ाने का काम विपक्षी मोर्चे के लिए करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, उदयनिधि के आवास के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सनातन पर बयान देने के बाद से धमकियां मिल रही हैं उदयनिधि को। हालांकि अपने बयान पर वो अभी भी अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो भी कहा वही बात मैं बार बार दोहराऊंगा। अपने बयान में सभी धर्मों को शामिल किया है, जातिवाद की निंदा करते हुए मैंने वो बयान दिया था। अपने बयान पर उदयनिधि स्टालिन अभी भी बरकरार हैं
और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, और दूसरी तरफ उनको अब धमकियां दी जा रही हैं। उनके आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा बलों को वहां पर जो है वो तैनात किया गया है, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलकर, उस पर बयान देकर किस तरह से मुश्किलें बढ़ी हुई है, सिर्फ उदयनिधि की नहीं बल्कि उस गठबंधन की भी, उस विपक्षी मोर्चा की भी जिसमें उदयनिधि स्टालिन की पार्टी शामिल है। और इसीलिए अब ये सबको किस तरीके से इफेक्ट करेगा ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर घेराबंदी करने में जुटी हुई है। और वो तो यहां तक कह रही है कि जो मीटिंग हुई विपक्षी दलों की उसमें तय किया गया कि कैसे सनातन धर्म को गाली देनी है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। देखिए, उदयनिधि स्टालिन जो कि अपने बयान के बाद घिरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। सनातन पर हमला, ये पूरा मामला जरा समझ लीजिए। सबसे पहले 1 सितंबर चेन्नई में आयोजन था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम का, जिसमें उदयनिधि ने कहा कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा है सनातन धर्म, मतलब गंभीर बीमारियों से जोड़कर उन्होंने ये बात कही। बीमारी की तरह सनातन को समाप्त करने की जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करने की बजाय इसे मिटा देना चाहिए, और यहीं वो गिर गए। इस तरीके का बयान देकर समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ सनातन धर्म को उदयनिधि स्टालिन ने बताया। और फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि 2 सितंबर की तारीख उनका एक वीडियो सामने आया। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया, ये वीडियो, जिसमें वो ये बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे। अमित मालवीय ने उदयनिधि का वीडियो शेयर किया और उस पर सवाल खड़े किए, और तब से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। अमित मालवीय की तरफ से उस वीडियो को शेयर किया गया जिसमें यहां पर उदयनिधि स्टालिन जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हुए उसे खत्म करने तक की बात कर रहे थे। इस वीडियो में 80% आबादी की नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। अमित मालवीय ने इसे नरसंहार से जोड़ते हुए इस पर जो है वो हमला किया कि हर शब्द पर दृढ़ता से कायम रहने की बात कही। ये उदयनिधि जो अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। सनातन धर्म पर अब संग्राम जो है वो किस तरीके से छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने सनातनियों के नरसंहार की बात नहीं की है अपने बयान में। वो नरसंहार की बात को यहां पर जो है वो खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना ही मानवता को बचाना है। यानी इतने विरोध के बावजूद उदयनिधि अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए और कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। सनातन पर कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम का भी एक विवादित पोस्ट 2 सितंबर को ही आया। उन्होंने किस तरीके से देखिए विवाद खड़ा कर दिया, और इस पोस्ट के बाद वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सनातनियों के नरसंहार की बात नहीं कही है। यहां पर कार्ति चिदंबरम का भी जिस तरीके से बयान सामने आया, और इसके बाद एक एक करके रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। 3 सितंबर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जिन्होंने उदयनिधि का साथ दे दिया, उनके बयान का समर्थन कर दिया। जो धर्म इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी जैसा है, ये प्रियांक खड़गे कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और एसपी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर निशाना साधते रहे, और एक बार फिर उन्होंने सनातन विरोधी बयान दे दिया। इस पर साथ उनका भी मिला। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म केवल और केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ताजा बयान है, इसको लेकर हिंदू धर्म पर निशाना साधते हुए मैंने जो भी कहा वही बात बार बार दोहराऊंगा, ये उदयनिधि की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि ना तो उन्हें अपने बयान पर किसी भी तरीके की गलती नजर आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सच कहा और अभी भी मैं उसी के साथ खड़ा हूं। लेकिन इसको लेकर कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी आगे, इंडिया गठबंधन अब आखिर क्या करेगा, क्योंकि उदयनिधि तो अड़े हुए हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका। लेकिन देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ बयान देकर उदयनिधि स्टालिन जो चौतरफा घिरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और अब भी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। लेकिन किस तरीके से अब एक एक कर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं सर। कोई भी बयान किसी व्यक्ति को किसी धर्म के खिलाफ, किसी के विचारों के खिलाफ देना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी के इंसान की आस्था के बारे में किसी को इस तरीके से आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस पर बात करने के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं जैनेंद्र का। जैनेंद्र, मतलब पहले भी किनारा कर रहे थे सब, और अब भी कह रहे हैं कि किसी को बोलना नहीं चाहिए, किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उदयनिधि तो शायद ये सारी नसीहतें ले नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं।
बिल्कुल, देखिए उदय निधि तो तमिलनाडु की सियासत को ही देख रहे हैं, लेकिन चूंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और यही वजह है कि जो इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां हैं, हिंदी पट्टी की सियासत करती हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी है, उसके लिए मुसीबत जो है ये बढ़ गई है। उदय निधि को शायद कोई राजनीतिक नुकसान इस बयान का नहीं होगा, उल्टे उनको लाभ ही हो सकता है तमिलनाडु में। और चूंकि डीएमके सहयोगी है कांग्रेस की, इसीलिए कांग्रेस खुलकर इस बयान की आलोचना भी नहीं कर रही। लेकिन उत्तर भारत में इस बयान से निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बयान जो है वो बेहद भड़काऊ है, विवादित बयान है। और इस तरीके से किसी धर्म को उखाड़ने की बात कैसे कही जा सकती है? अगर इसी प्रकार का बयान किसी दूसरे धर्म के लिए दिया जाता तो निश्चित तौर पर जो है वो सुर कुछ और होते। तो जाहिर सी बात है उदय निधि ने बयान देकर के इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टियां जिनका डीएमके से सीधा गठबंधन नहीं है, उन्होंने खुलकर के इस पर अपनी जो है अपनी राय जाहिर की है। लेकिन कांग्रेस ने बीच का रास्ता साधने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी जैसी सियासत करती है, वो इस मुद्दे को छोड़ने देने वाली नहीं है और इस पर वो लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन को क्वेश्चन करती रहेगी। और एक तरीके से बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब सांप्रदायिक सियासत होती है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, तो बीजेपी को लाभ होता है। लेकिन अगर धर्म के अंदर से सवाल उठते हैं, यानी पिछड़ी जाति के नेता जब सवाल उठाते हैं, तो फिर जातीय ध्रुवीकरण होता है और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो कमजोर होता है। और उसका लाभ जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो सियासत करती हैं पार्टियां, उनको होता है। तो उदय निधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके बयानों के पीछे की जो सियासत है उसको ऐसे भी देखिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण की काट में जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश है। बैठे बिठाए एक मुद्दा तो बीजेपी को मिल गया है और वो इसे ऐसे में जाने नहीं देगी। आप मेरे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर बात होगी। लेकिन उदय निधि के बयान पर एक तरफ देखिए सियासी उबाल आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ विरोध ही हो रहा है, बल्कि उनके बयान का समर्थन भी किया जा रहा है। किस तरीके से आपको बताते हैं, देखिए किस तरह से उनका विरोध और समर्थन भी उदय निधि से किनारा कर लिया है। हमारी सोच सर्वधर्म संभाव, लेकिन सबको अपनी बात कहने का हक है। और ये कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। उधर आप प्रियांक खरगे, नेता कांग्रेस, आप जानते हैं किस तरीके से वो कह रहे थे कि जो धर्म इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता वो बीमारी जैसा, मतलब वो साथ खड़े हैं, उदय निधि के बयान के साथ खड़े हुए हैं। फिर केसी वेणुगोपाल जो सर्वधर्म संभाव की बात कह रहे थे, लेकिन कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि जातियों में विभाजन के नियम के अलावा और कुछ नहीं है सनातन धर्म, यानी कि वो भी उदय निधि के साइड में ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं सनातन धर्म के विरोध में जो उदय निधि ने बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के महासचिव, अक्सर हिंदू धर्म को लेकर बयान देते रहे हैं, विवादित बयान। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इधर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही महासचिव हैं, किसी को किसी के धर्म के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, मतलब ये एक तरीके से उसका विरोध करते दिख रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी अलग लाइन है। संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी के, किसी भी धर्म पर टिप्पणी से बचना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी के नेता, सनातन धर्म का खत्म हो जाना समाज और देश दोनों के लिए हितकारी। यानी आप सोचिए कि पार्टी के अंदर से अलग अलग बयानबाजियां भी सामने आ रही है, पार्टी के ही अलग अलग नेता दो तरह के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर अब जैनेन्द्र से बात कर लेते हैं। जैनेन्द्र, अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ये धर्म संकट उस गठबंधन के लिए बड़ा होता दिखाई दे रहा है जो सीधे सीधे 2024 में ये कह रहा है कि देखिए हम इस सरकार को उखाड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर तो एक राय बनती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, देखिए बेहद विवादित बयान है और इसको लेकर के एक राय बन भी नहीं सकती। हालांकि दक्षिण भारत में और बल्कि भारत में भी जो जाति विरोधी आंदोलन हुए हैं उसमें इस तरीके की बातें कई बार कही जा चुकी हैं। मिसाल के लिए जीतन राम मांझी का आप उदाहरण ले लीजिए, वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले जब वो दूसरी तरफ थे तो वो भगवान राम के अस्तित्व को ही खारिज कर चुके थे। तो इस तरीके के बयान, इस पर सियासत कैसे होती है, बात इस पर तय होती है। निश्चित तौर पर उदय निधि ने ये बयान देकर के बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है, लेकिन ये आप मत भूलिए कि इस तरीके के बयानों से जो है वो जातियों का ध्रुवीकरण भी होता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का ध्रुवीकरण भी होता है और इसका राजनीतिक लाभ भी कई बार मिलता है। हालांकि इसके लिए कोशिश कौन कैसे करता है इस पर निर्भर होता है। उदय निधि के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान और सुधारवादी बयान के तौर पर भी एक हिस्से में देखा जा रहा है, एक हिस्से में इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के सियासत किस तरीके से होती है वो अहम है। और चूंकि ये एक इंडिया अलायंस का हिस्सा है और एकजुट होने की कोशिश विपक्ष ने की है, ऐसे में बीजेपी भी
कार्ड ढूंढ रही है अलग अलग, और ये एक बड़ा उनके हाथ में अच्छा हथियार मिला है जिसके जरिए वो निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और इंडिया अलायंस पर। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए जैनेंद्र, आगे आपसे बात होगी इसको लेकर। लेकिन उदयनिधि अपने बयान पर इस वक्त अड़े हुए हैं, जिसके बाद उदयनिधि के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, आक्रोश सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर तो उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, अलग अलग जगहों पर सनातन का अपमान का आरोप उन पर सीधे लग रहा है। देखिए, सीजीआई को 262 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक चिट्ठी लिखी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह चिट्ठी लिखी गई है। हाईकोर्ट के पूर्व जजों और नौकरशाहों ने यह चिट्ठी लिखी है इस मामले को लेकर। किस तरह से आक्रोशित है इस वक्त पूरे देश में अलग अलग धड़े। दिल्ली की एक महिला ने पुलिस में ऑनलाइन शिकायत भी इसे लेकर दर्ज करा दी उदयनिधि के खिलाफ। इस बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है इस बयान को लेकर। अलग अलग जगहों पर हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। तो शिकायत भी अब एक के बाद एक दर्ज हो रही है। देश से माफी मांगे डीएमके और इंडिया गठबंधन, ये बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में सनातन धर्म ट्रस्ट ने पुलिस कंप्लेन की है उदयनिधि के इस बयान को लेकर। पटना सीजेएम कोर्ट में उदयनिधि के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अलग अलग राज्यों में कैसे अब शिकायतें दर्ज हो रही हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं, और ये उदयनिधि की मुश्किलें तो बढ़ाएंगी। लेकिन जैनेंद्र, यहां बात सिर्फ उदयनिधि की नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या ये इतना मुश्किल हो रहा है इस गठबंधन के लिए कि इसको लेकर एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि डैमेज बड़ा हो सकता है इसको लेकर? निश्चित तौर पर डैमेज बड़ा हो सकता है, और खास तौर पर उत्तर भारत में। और आपने देखा ही होगा कि उत्तर भारत में जब चुनाव होते हैं तो नेता मंदिरों का दौरा करते हुए नजर आते हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, धार्मिक आयोजनों के करीब देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म एक अहम हिस्सा है भारतीय समाज का, और राजनीति जो है वो भी धर्म का एक अहम हिस्सा होता है। तो इस तरीके के धर्म विरोधी बयान से उत्तर भारत में नुकसान हो सकता है जो बीजेपी विरोधी पार्टियां, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि बीजेपी पारंगत है धर्म के मुद्दों को कैश करने में। बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। हालांकि तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु की जो सियासत है, उदयनिधि को या डीएमके को, अगर उत्तर भारत में इस पर आंदोलन तेज होगा तो तमिलनाडु में डीएमके को भारी फायदा हो सकता है, और उनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी संभावित हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर उनके सांसद हैं, वहां पर सरकार, राज्य सरकार डीएमके की है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो संभावित हो सकता था वो 24 के चुनाव में वो उसका असर फीका पड़ जाएगा। तो कोई भी बयान बहुत नापतोल कर दिया जाता है, कहीं लाभ हो सकता है, कहीं हानि हो सकती है। लेकिन उदयनिधि ने अपने बयान से इंडिया अलायंस के लिए और खासतौर पे उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा दी। मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, और अब इसकी काट आखिर क्या निकालेगा ये गठबंधन, ये फिलहाल देखना होगा। अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिन्हें एक बार फिर से धमकी मिली है, और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि धमकी देने वाला जमानत पर रिहा हो गया है। बाबा का मंच से ऐलान, बरेली आऊंगा, जरूर आऊंगा। मौत की धमकी पर बाबा बागेश्वर का बयान भी सामने आ गया है, और वो कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। तो धमकी का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर का ये चैलेंज कि जरूर आऊंगा बरेली। साथ ही हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वो लगातार इसकी बात करते रहेंगे। एक कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे, हम बरेली आएंगे, बरेली, और तुम्हारी ठटरी मारेंगे वहीं से। एक बात याद रखना माय डियर, हम मरते मर जाएंगे लेकिन सनातन की बात और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा बागेश्वर जो चैलेंज मंजूर करते हुए और मंच से उन्होंने ये कहा कि वो जरूर बरेली जाएंगे। इस पर बात करने के लिए मनीष, मेरे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बाबा को लेकर दो धड़े दिखाई देते हैं अलग। एक तो उनके समर्थन में, मतलब जिन्हें वो अपने पागलों की सेना कहते हैं, दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो लगातार इस तरह की धमकियां दे रहा है। बाबा से आखिर ये डर कैसा, उनको धमकियां देने के पीछे की वजह क्या समझ आती? शिरीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में अगर सनातन धर्म को लेकर सबसे बड़ा झंडा बरदार कोई हिंदुस्तान में है तो वो है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर को धमकी और चुनौती का ये सिलसिला आज का नहीं है। आधा दर्जन से मर्तबा अलग अलग लोगों ने बाबा को धमकी देने की कोशिश की है, और अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम पे बाबा को जान से मारने की धमकी थी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई लेकिन वो रिहा हो गया। अब बाबा बागेश्वर ने 12 में खुली चुनौती मंच से दी है कि मैं बरेली आऊँगा और तुम्हारी ठठरी बांधूंगा। बाबा का अंदाज नहीं बदलता, बाबा
सनातन को लेकर जो अपना प्रचार का तरीका है उसमें कोई बदलाव भी नहीं करते और ना ही किसी से डरते नजर आए हैं। जब भी बोले हैं खुलकर बोले हैं, और चाहे स्टालिन का भी मुद्दा था तब बाबा ने साफ तौर पर कहा था कि रावण के परिवार से हैं ऐसे लोग जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के खिलाफ इस तरीके की बात करते हैं। तो बाबा के लिए ऐसा लगता है इस तरीके की चुनौतियां आम हो चली और हैं। इस बार उन्होंने वो फिर से उस चुनौती को स्वीकार किया है। आप रहिएगा मेरे साथ, लेकिन बाबा को इस तरह के चैलेंज, इस तरह की धमकियां पहले भी मिली हैं बाबा बागेश्वर को। आपको जल्दी से दिखाते हैं कि आखिर कब कब चैलेंज किया गया बाबा बागेश्वर को। जनवरी 2023 नागपुर में सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने उन्हें सीधे सीधे चुनौती दी थी, आप जानते हैं इस बात को, और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप सीधे सीधे बाबा बागेश्वर पर लगा दिया था। नागपुर में आकर चमत्कार करने की चुनौती दी। इसके बाद आपको बताएं कि रायपुर में मंत्री कवासी लखमा ने धर्मांतरण साबित करने की चुनौती बाबा बागेश्वर को दी थी। छिंदवाड़ा में मार्च 2023 आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने भी ललकारा था बाबा बागेश्वर को। तो लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले भी। मई 2023 सूरत, जहां पर हीरा व्यापारी ने चमत्कार दिखाने की चुनौती बाबा बागेश्वर को दे दी थी, और सहकारी बैंक के सीईओ ने ड्रग रूट बताने का चैलेंज दे दिया था, ये मई 2023 में राजकोट में। तो ऐसी घटनाएं, मतलब इस तरह की जो धमकियां, इस तरह के जो चैलेंज हैं, वो बाबा के लिए कोई नई बात नहीं है, और इस बार भी बाबा ने उस चैलेंज को स्वीकारा है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, 2023 के सेमीफाइनल की तैयारी किस तरीके से बीजेपी कर रही है आपको बताते हैं। देखिए, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सब तैयार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में यात्राएं जिस तरह से निकाली जाएंगी, आशीर्वाद परिवर्तन यात्राएं निकाली गई हैं, और ये तैयारी है, ये रणनीति है बीजेपी की 2023 का सेमीफाइनल 2024 से पहले। और क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये फॉर्मूला तो पुराना है, रणनीति नई क्या है इसमें? रणनीति नहीं वही है जो आपने अभी बताई है कि 2023 का विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव उसकी पूरी तैयारी है। हमने जिस भी वक्ता को सुना, यदि कल मैं नीमच में राजनाथ सिंह जी के साथ की सभा में था तो वहाँ भी वो 2024 की उन्होंने बात की। अभी मंडला में अमित शाह की रैली थी और श्योपुर में रैली थी, उन्होंने 2023 के साथ साथ 2024 में मोदी जी की सरकार बनाने की बात करते हैं। तो कुल मिला के 2023 की तो बात करने के साथ साथ 2024 में कितना बदलाव आने वाला है और क्यों 2024 में मोदी को दोबारा लाया जाए, नई सरकार फिर से सरकार बने जाए, इसके लिए पूरे देखना होगा कि पुराने फॉर्मूले पर नई रणनीति लेकिन कारगर कितनी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर एनआईए की बड़ी छापेमारी चल रही है। नक्सलियों को फंडिंग पर 8 जगहों पर एक्शन। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली में एनआईए की रेड। आजमगढ़ और देवरिया में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घोसी में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर भी रेड डाली गई है। चुनाव प्रचार कर लौटे नेता के घर पर टीम पहुंची। वाराणसी से बीएचयू की 2 छात्राओं से भी पूछताछ हो रही है। तो एनआईए की ये बड़ी छापेमारी अलग अलग जगहों पर। इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, वरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एनआईए की अलग अलग जगहों पर छापेमारी, क्या और डिटेल्स इस पर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में करीब 8 लोकेशन पर ये छापेमारी चल रही है, जिसमें प्रयागराज, बनारस, आजमगढ़ ये वो जनपद है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। ये कोई आज का मामला नहीं है। दिसंबर में जब जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी, उनको लगातार जानकारी मिल रही थी कि नक्सली गतिविधियों को दोबारा से एक्टिव करने के लिए कुछ संदिग्ध लोग जो फंडिंग है उसका इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसी के बाद ये एफआईआर दर्ज की थी और कई महत्वपूर्ण एविडेंस मिलने के बाद आज एनआईए ने टीम बनाकर ये छापेमारी की है। कई महत्वपूर्ण एविडेंस मिले हैं, कई ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे पता चला है किस तरीके से इन नक्सली ग्रुप को दोबारा से एक्टिव करने के लिए, रिवाइव करने के लिए फंडिंग हो रही थी। तो आधिकारिक जब जानकारी आएगी तब एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो एनआईए को अभी तक बरामद जानकारियों का इंतजार रहेगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।